हेलो छात्रों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल झारखंड एकेडमी में। तो आज हम लेकर के आए हैं हिंदी का जो कक्षा 10th का है, ठीक है, कक्षा 10वीं का चैप्टर 1 माता का आंचल। ठीक है, पहला चैप्टर क्या है? ये हिंदी का है, ठीक है, हिंदी का है माता का आंचल। तो उसी का हम क्वेश्चन आंसर यानी प्रश्न उत्तर आप लोगों के सामने लेकर के आए हैं। जितना भी प्रश्न उत्तर बुक में दिया हुआ है उसी में से, ठीक है। ये पहला चैप्टर देख रहे हैं माता का आंचल, उसी के पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर जो है अभ्यास का लेकर के आए हैं। तो पहला प्रश्न क्या है? बुक के अकॉर्डिंग पूछता है, मतलब बुक में जो कहानी पढ़ाया गया है, आप लोग कहानी पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि कहानी भी चाहिए, तो कहानी भी हम डिटेल में एक्सप्लेन करके बताएंगे। तो कहानी में क्या है कि प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बच्चे अपने पिता से अधिक जुड़ाव था। ठीक है, जो बच्चा जिसके बारे में चर्चा किया गया उस बच्चे का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था, और फिर भी विपदा के समय वह पिता के पास न जाकर माँ का शरण लेता है जाकर के। ठीक है, और आपकी समझ से इसकी क्या वजह हो सकती है? ठीक है, इसकी वजह पूछा जा रहा है, तो आपके समझ से इसकी क्या वजह हो सकती है? तो देखिए, उत्तर कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं कि यह बात सच है कि बच्चे, कौन सा बच्चा? वो जो लेखक जिसके बारे में चर्चा किया है, को अपने पिता से अधिक लगाव था। उसके पिता उसका लालन पालन ही नहीं करते थे, उसके संग दोस्त जैसा व्यवहार भी करते थे। ठीक है, परंतु विपदा के समय उसे लाड़ की जरूरत थी और अत्यधिक ममता और माँ की गोद की जरूरत थी। ठीक है, जितने ममता की जरूरत थी वो माँ से ही मिल सकता था, और क्या कि माँ के गोद की भी जरूरत थी, और उसे अपने माँ से जितना कोमलता मिल सकती थी उतनी पिता से नहीं। ठीक है, और यही कारण है कि संकट में बच्चे को माँ या नानी याद आती है, बाप या नाना नहीं। माँ का लाड़ घाव को भरने वाले मरहम की तरह काम करता है। ठीक है, यानी कि जब बच्चा गिर जाता है उस कहानी में, ठीक है, कि बच्चे खेलते खेलते बच्चा जो है, और जब गांव वाले जिसके खेत में ये जाता है बदमाशी करने, तो जब दौड़ाता है तो एक गिर जाता है, और गिर जाता है उसका घुटना वगैरह जब छिल जाता है, तो वो पिता के पास ना जाकर कहाँ जाता है? माँ के पास। जबकि अधिक समय किसके साथ व्यतीत करता था? पिता के साथ। ठीक है, पिता के साथ गंगा के किनारे घूमने जाता था, पिता ले आते थे और पेड़ की टहनियों पर बैठाकर झूला झुलाते थे। ठीक है, पिता के साथ सुबह नहा धोकर वो जब पोथी पढ़ते थे, पूजा वगैरह करते थे, नित्य क्रम, और राम नाम लिखते थे अपने पोथी में, तो वहाँ पे पिता के साथ बैठा रहता था। और जब खेल खेल में पिता इनके साथ मित्र जैसा व्यवहार करते थे। अब जब कहानी पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे। ठीक है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन क्या है कि आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता था? प्रश्न है, तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं, उसके बाद हम लाइन बाय लाइन इसको बता देंगे। तो उसमें होता क्या था कि जब भी भोलानाथ को गुस्सा आता था, यानी कि लेखक जब वो मतलब रोता था, ठीक है, मतलब किसी के डांट फटकार से, किसी कारण बस जब रोता था या किसी जिद के कारण, तो जब बाहर अपने मित्रों के साथ जाता था, तो रोने के बाद जो सिसकारी होता है ना, रोने के साथ साथ वो जो सिसकारी होता है, तो बाहर अपने मित्रों को देख करके वो सिसकारी लेना भूल जाता था, सिसकना भूल जाता था। वही कह रहा है कि शिशु अपनी स्वाभाविक आदत के अनुसार अपने उम्र के बच्चों के साथ खेलने में रुचि लेता है। ठीक है, और उनके साथ खेलना अच्छा लगता है। अपनी उम्र के साथ जिस रुचि से खेलता है, मतलब अपने उम्र के बच्चों के साथ जिस रुचि से खेलता है, वह रुचि बड़ों के साथ नहीं लेता है। ठीक है, और दूसरा कारण मनोवैज्ञानिक भी है कि बच्चे को अपने साथियों के बीच सिसकने या रोने में हीनता का अनुभव होता है। ठीक है, यानी कि कमजोरी और बेइज्जती जैसा, और यही कारण है कि भोलेनाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना भूल जाता था। ठीक है, तीसरा प्रश्न क्या है कि आपने देखा होगा कि भोलेनाथ और उनके साथी जब तब खेलते खाते समय किसी न किसी प्रकार की तुकबंदी करते हैं। आपको यदि अपने खेलों आदि से जुड़ी तुकबंदी याद हो तो लिखिए। तुकबंदी तो ये क्या है कि
हम लिख दिए हैं कि परीक्षा के लिए उपयोगी नहीं है, और इसको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसीलिए क्योंकि ये जो तुकबंदी है वो सबके खेल के दौरान अलग अलग रहे होंगे, सबके समय के हिसाब से अलग अलग रहे होंगे, तो ये इसका एक कोई आंसर नहीं हो सकता है, इसीलिए ये परीक्षा के लिए उपयोगी नहीं होगा। अब तुकबंदी किसे कहा जाता है कि जब वो लोग खेल खेल में कोई दोहा टाइप का चीज़ जो बोल रहे थे, जैसे खाना खाने के टाइम में जब बोला जा रहा था क्या कि जब खाएगा बड़े बड़े कौर तब पाएगा दुनिया में ठौर, ठीक है, ये खाना खाने के समय में बोलता था। मतलब उनकी मम्मी या जो खिलाते थे वो बोलते थे, या तो जब वो लोग खेलते थे, ठीक है, धान रोपने वाला खेला खेलते थे, तो उस समय क्या बोलते थे कि ऊंच नीच में बई कियारी, जो उपजी सो भाई हमारी। तो ये तुकबंदी इसी तरह के चीज़ों को बोला जाता है। तो खेल खेल में लोग बोलते हैं, तो सबका तुकबंदी अलग अलग होगा, तो इसका आंसर उस तरह का नहीं हो सकता है कि जिसको एग्जाम में पूछा जाए, ठीक है, अपने हिसाब से ये आप बना लीजिएगा। और उसके बाद चौथा क्या है कि भोलानाथ और उनके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है। आइए इसका भी चर्चा कर देते हैं। ये भी थोड़ा सा अजीब टाइप का प्रश्न है, सबका खेलने का सामग्री अलग अलग होगा, लेकिन क्या है कि भोलानाथ और उसके साथियों की खेल और खेलने की सामग्री से हमारी खेल और खेलने की सामग्री में कल्पना से अधिक अंतर आ गया। क्या कि भोलानाथ के समय में परिवार से लेकर दूर पड़ोस तथा आत्मीय संबंध थे, जिससे खेलने की स्वच्छंदता थी और बाहरी घटनाओं अपहरण आदि भय नहीं था। खेल की सामग्रियां बच्चों द्वारा स्वयं निर्मित थी। घर की अनुपयोगी वस्तुएं ही उनके खेलने की सामग्री बन जाती थी, ठीक है, यानी कि पहले क्या था कि बच्चे लोग बाहर खेल सकते थे, क्योंकि ये बच्चा चोरी वगैरह का जो घटना है, ठीक है, लूट पाट अपहरण ये सब घटना पहले था नहीं, तो स्वतंत्रता था बाहर खेलने का। बाहर जैसे बगीचा में वो लोग घूमने चल जाते थे, बाहर मतलब खेत तरफ घूमने चल जाते थे, तो ये स्वतंत्रता आज के छोटे बच्चों को नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अपहरण जैसी घटनाएं बहुत सारी होने लगी है, और खेल के सामग्रियों जो है वो स्वयं निर्मित होता था, यानी कि खुद का बनाया हुआ खेलने का सामान, जैसे मिट्टी का गुड़िया वगैरह कुछ भी बना लिया, और घर की अनुपयोगी वस्तुएं ही उनके खेलने की सामग्री बनती थी, जैसे कि कोई डब्बा खाली हो गया तो उससे खेल लिया, ठीक है। तो जो घर में उपयोग लायक नहीं है उसको क्या करते थे बच्चे, खेलने के लिए उपयोग में लाया करते थे, जिसे किसी प्रकार की हानि की संभावना नहीं थी। धूल मिट्टी से खेलने में पूर्ण आनंद की अनुभूति होती थी, न कोई रोक, न कोई डर, और न किसी का निर्देश, ठीक है। क्योंकि पहले के समय में लोग धूल मिट्टी में भी बच्चे खेल लेते थे, अब क्या है जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, पहले इस तरह की बीमारियां इतनी सारी नहीं थी, और जो था वह सब सामूहिक बुद्धि की उपज थी, ठीक है, यानी कि मतलब सारे मित्र एक साथ मिल करके जब किसी खेल या खिलौने को बनाते थे तो इस सामूहिक बुद्धि की उपज थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में क्या है, और इसी का और भी यहाँ पे आगे दिया हुआ है कि आज भोलेनाथ के समय से सर्वथा भिन्न खेल और खेल की सामग्रियाँ, और ऊपर से बड़ों का निर्देश और सुरक्षा हर समय सिर पर हावी है, ठीक है, यानी खेलने की सामग्री तो बदला ही, लेकिन क्या है बड़ों का निर्देश भी सुरक्षा के दृष्टिकोण से बदल गया है, क्योंकि पहले अपहरण जैसी घटनाएं न के बराबर होती थी, और आज खेल सामग्री स्वनिर्मित न होकर बाजार से खरीदी हुई होती है। मतलब अपने खिलौने का निर्माण न कर क्या बाजार से खरीदा जाता है, और खेलने के समय सीमा भी तय कर दी जाती है, अतः स्वच्छंदता नहीं होती और धूल मिट्टी से बच्चे का परिचय ही नहीं होता, ठीक है, यानी कि बच्चों को धूल मिट्टी से खेलने के लिए रोका जाता है। देखो प्रश्न नंबर 5 क्या है कि पाठ में आए ऐसे प्रसंगों का वर्णन कीजिए जो आपके दिल को छू गए हैं। तो क्या है कि पाठ में आए सबसे रोमांचक प्रसंग वह है जब एक सांप सब बच्चे के पीछे पड़ जाता है, तब वे बच्चे किसी प्रकार गिरते पड़ते भागते हैं और माँ की गोद में छिपकर सहारा ले लेता है, और यह प्रसंग पाठक के हृदय के भीतर
तक हिला देता है। ठीक है, कि जब गिरते पड़ते आए थे लेखक, उनका घुटना वगैरह छिल गया था, तो उसके पीछे क्या कारण था कि सांप दौड़ा दिया था। ठीक है, सभी बच्चों को। और इस पाठ में गुदगुदाने वाली प्रसंग भी अनेक हैं, विशेष रूप से बच्चे के पिता का मित्रता पूर्वक बच्चे के खेल में शामिल हो जाना। ठीक है, जैसे बच्चे लोग खेलते थे ना, तो उनके पिताजी भी शामिल हो जाते थे, कुछ बीच बीच में बोल देते थे। जैसे बच्चा लोग खेलने वाला चीज़ और जो घर वगैरह बनाए रहते थे खेलने के लिए, उसको तोड़ ताड़ के भाग जाते थे, वो भी चैप्टर में बताया गया है। और जैसे कि बच्चों की भोज, शादी, खेती, खेल खेलते थे और बच्चे के पिता बच्चा बनकर उनमें शामिल हो जाते थे, और पिता का इस प्रकार बच्चा बन जाना बहुत सुखद अनुभव है, जो कि पाठकों को गुदगुदा देती है। ठीक है, तो नोट करते जाइएगा आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 6 में क्या है कि इस उपन्यास के अंश में 30 के दशक की ग्राम्य संस्कृति का चित्रण है, यानी कि 30 के दशक की गांव की संस्कृति का चित्रण किया गया है। और आज की ग्रामीण जो है उसकी संस्कृति में आपको किस तरह का परिवर्तन दिखाई देता है। ठीक है, परिवर्तन पूछा जा रहा है। तो आज की ग्रामीण संस्कृति को देखकर और इन उपन्यास के अंश को पढ़कर ऐसा लगता है कि कैसी अच्छी रही होगी वह सामूहिक संस्कृति जो आत्मीय स्नेह और समूह में रहने वाले बोध कराती थी। ठीक है, समय के लोग क्या करते थे, समूह में रहना पसंद करते थे, और आज ऐसे दृश्य नहीं दिखाई नहीं देते हैं, और पुरुषों की सामूहिक कार्य प्रणाली भी समाप्त हो गई है। ठीक है, और अतः ग्रामीण संस्कृति में आए नए परिवर्तन के कारण वे दृश्य नहीं दिखाई देते हैं जो 30 दशक पहले में रहे होंगे। ठीक है, तो पुरुष जो सामूहिक कार्यक्रम में भाग लेते थे वो भी अब उस तरह से दिखाई नहीं देता है। लोग अलग थलग रहने लगे हैं। ठीक है, अकेले अकेले अपना काम। और देखिए इसमें क्या दिया हुआ है कि आज घर सिमट गए हैं, घरों के आगे चबूतरों का प्रचलन समाप्त हो गया है। जैसे घर के आगे चबूतरा बना रहता था और सभी लोग दोपहर में गर्मी के दिनों में वहाँ बैठ जाया करते थे, या गर्मी के दिनों में रात में 10 से 11 बजे तक वहाँ बैठकर गप सड़ाका करते थे। तो ये सब प्रचलन घर के आगे चबूतरा वाला खत्म हो गया। आज परिवार में एकल संस्कृति ने जन्म ले लिया है, जिससे समूह में बच्चे अब दिखाई नहीं देते। ठीक है, एकल यानी कि अलग अलग थलग रहने का जो प्रकृति है। ठीक है, अब क्या है, पहले ज्वाइंट फैमिली भी दिखाई देता था कि मतलब दादाजी के उम्र के लोग, दादाजी भी भाई भाई में साथ हैं, तो उनके बेटे का छोड़िए, दादाजी भी भाई भाई में साथ हैं। अब क्या होता है कि कुछ भाई तो शादी के जस्ट बाद, कुछ भाई शादी से पहले ही अलग हो जाते हैं। तो यही संस्कृति के बारे में चर्चा किया जा रहा है कि अब क्या है कि अलग थलग रहने का। और आज के बच्चे के खेलने की सामग्री और खेल बदल चुके हैं, खेल खर्चीले हो गए हैं। जो परिवार खर्च नहीं कर पाते हैं, वे बच्चे को हीन भावना से बचाने के लिए समूह में जाने से रोकते हैं। यानी कि आज महंगे महंगे खिलौने मार्केट में आ गए हैं, सब खर्चीले हैं, और जो इस तरह के खर्चीले यानी महंगे खिलौने अपने बच्चे को नहीं दे पाते हैं, वो क्या करते हैं कि अपने बच्चे को समूह में जाने से रोकते हैं। ठीक है, कि वहाँ जाएगा, किसी का खिलौना देखेगा, फिर इसको हीन भावना होगा कि इसके पास ये खिलौना है और हम गरीब हैं, मेरे पास नहीं है, या मेरे पिताजी नहीं दिला दे रहे हैं, या आकर घर आकर फिर लेने का जिद करेगा। तो इसी तरह से क्या है, इसी कारण से सामूहिक जगहों पर सामूहिक खेल में जाने में से रोका जाता है। और आज की नई संस्कृति बच्चों को धूल मिट्टी से बचाना चाहती है। ठीक है, कि धूल मिट्टी में नहीं खेलेगा, गंदगी लग जाएगा, बीमारी हो जाएगी, तो ये बचाना चाहती है। और घरों के बाहर पर्याप्त मैदान भी नहीं रहे, लोग स्वयं डिब्बों जैसे घरों में रहने लगे। पहले जैसे बड़े बड़े घर दिखाई देते थे, जॉइंट फैमिली अभी बताया ना कि जॉइंट फैमिली रहते थे, तो उनके लिए काफ़ी परिवार, एक परिवार में काफ़ी सदस्य हैं, तो बड़े बड़े घर बनते थे। अब छोटे छोटे घर बनते हैं। ठीक है, एक भाई, उनके 1-2 बच्चे, बस। तो इस तरह से छोटे छोटे घर बनते हैं, तो डिब्बे जैसे घर में। और पहले जिस तरह से खाली मैदान वगैरह दिखाई देता था जिसमें सामूहिक लोग खेला करते थे, आउटडोर गेम, अब आउटडोर गेम तो खत्म हो गया, अब मोबाइल पे ही सब कुछ चलता है। ठीक है, तो वही संस्कृति की बात की जा रही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये 7 नंबर का प्रश्न है। इसमें देख सकते हैं आप
कि क्या है कि पाठ पढ़ते पढ़ते आपको भी अपने माता पिता का लाड़ प्यार याद आ रहा होगा। अपनी इन भावनाओं को डायरी में लिखिए। ठीक है, डायरी में क्या कर रहा है, अंकित कीजिए। ठीक है, तो ये भी प्रश्न जो है ये परीक्षा के लिए उपयोगी नहीं है और आएगा भी तो सबके लिए इसका उत्तर अलग अलग होगा। ठीक है, क्योंकि सबका लाड़ प्यार करने का तरीका अपने माता पिता के साथ या माता पिता का अपने बच्चे के साथ अलग अलग होता है। तो इसका आंसर कोई एक नहीं हो सकता है, मतलब जितने व्यक्ति हैं उतने तरह के अलग अलग इसके उत्तर बन सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह के उत्तर को देना थोड़ा सा मैं दूंगा तो मैं अपने तरफ से दूंगा। ठीक है, आप लिखिएगा तो अपने तरह से लिखिएगा, इसीलिए इसका कोई सटीक आंसर नहीं माना जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। यहाँ माता पिता का बच्चे के प्रति जो वात्सल्य या उक्त हुआ है, ठीक है, अक्त ने उक्त लिखाएगा, ये मिस्टेक है, उक्त हुआ है उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो क्या क्या वात्सल्य हुआ है, तो पिता का अपने साथ शिशु को नहलाना धुलाना, पूजा में बैठाना या माथे पर तिलक लगाना, पूजा में बैठा लेना, माथे पे तिलक लगाना, फिर कंधे पर बैठकर गंगा तक ले जाना और लौटते समय पेड़ पर बैठाकर झूला झुलाना, कितना मनोहर दृश्य उत्पन्न करता है। ठीक है, यानी कि सुबह सुबह नहला धुला करके आपने पूजा पाठ कर रहे हैं तो वहाँ पे बैठा लेना, माथे पे तिलक लगा देना, कंधे पे बैठा करके शाम को घूमने चला जाना। ठीक है, गंगा घाट के किनारे। उसके बाद आते समय पेड़ पे जो है, पेड़ के डाली जो नीचे लटकी हुई है उस पर बैठा करके झूला झुलाना और पिता के साथ कुश्ती लड़ना, बच्चे के गाल पर चुम्मा लेना, बच्चे के द्वारा पूछे पकड़कर, पूछे नहीं होगा मूछे। ठीक है, आप लोग अगर कहानी पढ़े होंगे तो देखे होंगे कि बच्चा क्या करता था, अपने पिता का मूछ पकड़ता था तो उनके पिता बनावटी रोने लगते थे। तो वही है, बच्चे मूछ पकड़ने पर बनावटी रोने का नाटक और शिशु को हंस पढ़ना अत्यंत जीवंत लगता है। ठीक है, जीवंत मतलब ऐसा लगता है कि ये सब दृश्य में प्राण हो। ठीक है, माँ के द्वारा गोरस भात, तोता मैना आदि नाम पर खिलाना, गोरस भात यानी कि दूध भात। ठीक है, गोरस कहा जाता है दूध को ही, खिलाना और उबटना, शिशु का श्रृंगार करना और शिशु का सिसकना, बच्चों की टोली को देखकर सिसकना बंद करना, विविध प्रकार के खेल खेलना और मूसन तिवारी को चिढ़ाना। देखे होंगे मूसन तिवारी नाम का एक व्यक्ति जिनको ये लोग चिढ़ाते थे सारे बच्चे मिल करके। ये आदि अद्भुत दृश्य उकेरे गए हैं। ठीक है, और ये सभी दृश्य अपने शैशव की याद दिलाती है। शैशव मतलब शिशु अवस्था, शैशव मतलब क्या होता है, शिशु अवस्था। शिशु अवस्था की याद दिलाती है। आगे देखिए प्रश्न नंबर 9 में क्या दिया हुआ है कि माता का आंचल शीर्षक के उपयुक्तता बताते हुए कोई अन्य शीर्षक सुझाइए। तो इस पाठ के लिए माता का आंचल शीर्षक उपयुक्त नहीं है। इसमें लेखक के शैशव की 3 विशेषताएं का वर्णन हुआ है। क्या कि जो बच्चे का पिता के साथ लगाव, शैशव की मस्ती, क्रीड़ाएं यानी कि खेल मस्ती में जो बच्चे लोग खेलते हैं, माँ का वात्सल्य यानी माँ का दुलार, ठीक है, प्रेम, और क्या माता का आंचल, इन तीनों में से केवल अंतिम का ही व्यक्त करता है। मतलब ये माता का आंचल मतलब जब बच्चा माता के आंचल में जाके अंतिम में छुप जाता है तो केवल इसी को व्यक्त करता है। माता के आंचल बाकी चीज़ों को तो व्यक्त नहीं करता है। बाकी चीज़ों में पिता का प्यार दिखाया गया है। ठीक है, तो ये क्या है, इसमें केवल इसी को व्यक्त करता है। अतः यह एकांगी है और अधूरा शीर्षक है। इसका अन्य शीर्षक हो सकता है मेरा शैशव यानी मेरा बचपना। ठीक है, मेरा शैशव मतलब मेरा बचपना कैसे बीता है, या कोई लौटा दे मेरे रस भरे दिन। ठीक है, ये भी इसका एक शीर्षक हो सकता है, कोई लौटा दे मेरे रस भरे दिन, यानी वो बचपना जिसमें हम खेला कूदा करते थे। चलो नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करता है, तो कैसे करता है, शिशु की जिद में भी प्रेम का प्रकटीकरण है। ठीक है,
और शिशु और माता पिता के सानिध्य में यह स्पष्ट करना कठिन होता है कि माता पिता का स्नेह शिशु के प्रति या शिशु के माता पिता के प्रति दोनों एक ही प्रेम का संपूरक है। ठीक है, यानी कि जिस तरह का प्रेम माता पिता अपना शिशु कैसे करते हैं या शिशु अपने माता पिता से करते हैं, दोनों एक दूसरे के संपूरक कहलाता है। ठीक है, और इसमें क्या है कि शिशु की मुस्कुराहट, शिशु को उनकी गोद में जाने की ललक, उनके साथ विविध क्रीड़ाएं करने अपने प्रेम के प्रकटीकरण करते हैं। ठीक है, यानी उसके प्रेम को प्रकट किया जाता है, मतलब दिखता है प्रेम दोनों के बीच में। और माता पिता की गोद में जाने के लिए मचलना उसका प्रेम ही है, प्रेम ही होता है। और इस प्रकार माता पिता के प्रति शिशु को अपने प्रेम को शब्दों में व्यक्त करना कठिन होता है। मतलब इस तरह के प्रेम को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, केवल अनुभव किया जाता है, एहसास किया जा सकता है। 11 नंबर प्रश्न क्या है कि इस पाठ में बच्चों की जो दुनिया रची गई है वह आपको बचपन की दुनिया के किस तरह से भिन्न लगती है। ठीक है, मतलब मेरे या किसी जो पढ़ रहे हैं पाठक के, उनके बचपन की दुनिया से ये जो लेखक के बचपन की दुनिया किस प्रकार से अलग है। तो हमारा बचपन इस पाठ में वर्णित बचपन से पूरी तरह से भिन्न है। हमें अपने माता पिता से ऐसा लाड नहीं मिला। क्यों नहीं मिला भाई? मिला जरूर है। और मेरे पिता प्रायः अपने काम में व्यस्त रहते थे। ठीक है, ये ऐसे व्यक्ति की कहानी बताई जा रही है जो पिता अपने बच्चों को समय नहीं दे पाते हैं। प्रायः वे रात को थक कर ऑफिस से आते हैं। ये कॉरपोरेट सेक्टर के जहाँ पे लोग दिन भर काम करने जाते हैं, शाम को थक करके घर आते हैं। तो इस तरह लाड़ करने का समय का, थक के आने के बाद खाना वाना खा करके सो जाते हैं। और वे आते ही खा पी कर सो जाते हैं। और वे मुझे प्यार भरी कुछ बातें जरूर करते हैं, मुझसे प्यार भरी कुछ बातें जरूर करते हैं। मेरे लिए मिठाई, चॉकलेट, खिलौने भी ले आते हैं। कभी कभी स्कूटर पर बिठाकर घुमा भी आते हैं, किंतु मेरे खेलों में इस तरह से रुचि नहीं लेते हैं। ये बात है कि जिस तरह से लेखक के पिता बच्चे के खेल के साथ मतलब खेलने लगते थे और खेल में रुचि लेते थे, उस तरह से बच्चे नहीं लेते हैं। और हमें नंग धड़ंग तो रहने ही नहीं देते हैं। ठीक है, पहले के बच्चे क्या है, नंग धड़ंग मतलब आधा कपड़ा पहने, बिना कपड़ों के ही बाहर खेल रहे हैं तो खेल रहे हैं। तो इस तरह आजकल के बच्चे को मिट्टी में खेलने भी नहीं दिया जाता है, इस तरह से रहने भी नहीं दिया जाता है। उन्हें मानो मुझे कपड़े से ढकने और सजाने के बेहद शौक, ऐसा प्रतीत होता है कि मुझे बचपन में एज ए एप्पल सी फॉर कैट रटाई गई। ठीक है, यानी कि जो बचपन में ही पढ़ाने लगते हैं, रटाने लगते हैं, खेलने में मशगूल नहीं होने देते हैं, वो चीज़ बताया जा रहा है कि हर किसी को नमस्ते करने सिखाई गई है। 2-2.5 साल की उम्र में मुझे स्कूल भेजना प्रबंध किया गया। ठीक है, भेजने का प्रबंध किया गया कि 2-2.5 साल से ही। और 3 साल के बाद मेरे जीवन से मस्ती गायब हो गई। मुझे मेरी मैडम, स्कूल ड्रेस और स्कूल के काम की चिंता सताने लगी। ठीक है, मतलब इस तरह से बताया जाता है कि जिसको कम उम्र में स्कूल में दाखिला मिल जाता है, यानी कि एडमिशन करा दिया जाता है, तो वो अपना बचपना खो देता है प्रेशर में आकर के कि स्कूल का ड्रेस कहाँ है, स्कूल का ड्रेस पहन के जाना है, साफ़ सुथरा होना चाहिए, टाई कहाँ है, बैज कहाँ है, और साथ ही साथ स्कूल के काम की चिंता, यानी जो होमवर्क मिलता है, ये सब चिंता। और तब से लेकर आज तक 90% अंक लेने के चक्कर में अपनी मस्ती को अपने ही पाँवों के नीचे रौंदता चला आ रहा। और अच्छे परसेंटेज लाने के चक्कर में लोग बचपना भूल जाते हैं और क्या, दिन रात पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, और दिन रात बैठाया जाता है गार्जियन के द्वारा बचपन में। ठीक है, कम से कम 5-6 साल तक बच्चे को छूट देना चाहिए। ठीक है, उसके मन की होनी चाहिए। और मुझे तो हो हल्ला करने का तो कभी मौका ही नहीं मिला। शायद मेरा बचपन बुढ़ापे में आए, या शायद मैं अपने बच्चे या पोतों के साथ खेल सकें। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि बचपन में तो बचपना नहीं बिता सकें, शायद बुढ़ापे में मेरा बचपन आए, जब मैं अपने बचपन में, मैं अपने बुढ़ापे में अपने बच्चों या पोतों के साथ खेलूं, तब मेरा बचपना उस समय लौट करके आए। फणीश्वर नाथ रेणु और नागार्जुना की आंचल के रचनाओं को पढ़िए। दोनों आंचल शीर्षक नाम से दोनों रचना किए हैं। एक फणीश्वर नाथ रेणु जिसको अभी हम लोग पढ़ रहे थे, और एक नागार्जुना भी आंचल के नाम से कोई
कहानी लिखे हैं, तो दोनों को पढ़ करके और दोनों के में डिस्कस करना बोल रहा है। तो फणीश्वर नाथ का उपन्यास मैला आंचल, ठीक है। फणीश्वर नाथ रेणु का एक और उपन्यास है मैला आंचल, जो पठनीय है यानी पढ़ने लायक, ठीक है। ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो नहीं, फणीश्वर नाथ रेणु का एक दूसरा कहानी है, ठीक है। ये फणीश्वर नाथ रेणु का तो कहानी है ही नहीं, ठीक है। फणीश्वर नाथ रेणु का कहानी क्या है, आंचल में मैला आंचल, ठीक है, जो पठनीय यानी पढ़ने योग्य है, और विद्यालय में पुस्तक से लेकर पढ़िए, पुस्तकालय से पुस्तक लेकर पढ़िए, शायद ही किसी पुस्तकालय में ये पुस्तक हो, ठीक है। और नागार्जुना जो उपन्यास है उसमें भी एक कहानी है, क्या है, बलचनमा आंचलिक, ठीक है। बलचनमा आंचलिक नामक एक कहानी है, देख सकते हैं यहाँ तक, ठीक है। और ये उपलब्ध होने पर पढ़िए, यानी कि ये भी अगर आपके पुस्तकालय में उपलब्ध है तो दोनों को पढ़िए। इस तरह के प्रश्न आते नहीं हैं, ठीक है। और ये पूरा क्वेश्चन आंसर खत्म हो गया। आप लोग इसका नोट्स बना लीजिए अच्छे से, क्योंकि जो प्रश्न जितना आया है इसमें 1 नंबर का प्रश्न नहीं है, वो आप जब चैप्टर पढ़िएगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है इसमें नहीं दिए हैं, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन नहीं दिए हैं। तो इसी तरह के और भी वीडियो, ठीक है, आगे के चैप्टर का पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, ठीक है, सब्सक्राइब करिए, और शेयर करिए। शेयर कहाँ करना है, अपने उन दोस्तों के साथ जो JCERT या NCERT की तैयारी कर रहे हैं, क्लास 7, 8, 9, 10 की। तो इसी तरह और भी हम नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो देते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।